अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत और आप सबको जुमा भी मुबारक। मेरे साथ हैं गजल अशरफ। जुमा मुबारक भी आपने कह दिया, गुड मॉर्निंग भी आपने कह दिया। और आज ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन के साथ हम मौजूद हैं रंगीन ज़माने में। ये ब्लैक एंड वाइट का ज़माना नहीं है। और सबसे पहले हम सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ज़मीन में गंदगी तो हम फैलाते हैं, आपको हर जगह पे प्लास्टिक नज़र आएगी, गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। और इंसान जहाँ पे भी हो वहाँ पे गंदगी तो होती है। हाँ, ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली ये होती है। अब कुछ इस तरह की खबरें हमें चांद के ऊपर से भी नज़र आती हैं। इंसान ने बरसों तक रॉकेट, सैटेलाइट्स और मिशन चांद पर भेजे, मगर जब ये नाकाम होते हैं या फट जाते हैं तो इनका मलबा चांद पर गिरता है। बरतानवी माहिर फल्कियात क्रिस एम्पी के मुताबिक सिर्फ चांद पर भी तकरीबन 200 टन कचरा जमा हो चुका है। 200 टन कचरा जमा हो चुका है, जिसमें मतलब इंसानों की बात तो आप कर रहे थे, लेकिन अब चांद पर 200 टन, 200 टन, और जिसमें नाकाम जो लैंडिंग्स हैं उनका कचरा है और रॉकेट बूस्टर्स जो शामिल हैं उनका कचरा है। चांद के सख्त माहौल में ये मलबा 10 करोड़ साल तक यूं ही पड़ा रह सकता है। अब जब नए मिशन तैयार हो रहे हैं तो खलाई एजेंसियां इस कचरे को साफ करने या रिसाइकल करने के तरीके तलाश कर रही हैं। ज़मीन के साथ चांद की सूरत हाल भी नहायत तशवीशनाक हो चुकी है और इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं गज़ल के इंसान जहाँ पे भी जाते हैं माहौल कहीं ना कहीं पे उसके असरात छोड़ आते हैं और मतलब गंदगी कहीं ना कहीं फैल जाती है। अब देखें ना कि जिस तरह से आपने बात की कि हम ज़मीन पर रहते हैं, इंसान रहते हैं, वहाँ गंदगी होती है, कचरा होता है, साफ़ कर लिया जाता है। लेकिन चांद पर जिस तरह कुछ लोग कम जाते हैं ना, कम मिकदार में जाते हैं उस तरह से, लेकिन जब जाते हैं तो वहाँ पर कचरा फैलाकर आ जाते हैं, तो ये जाहिर है फिर हमारा जो इन्वायरमेंट मुतासिर होता है वो इसी वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि बलोचिस्तान हुकूमत ने ज़िला लसबेला में वाक़े तारीखी हंगलाजता मंदिर को आलमी सियाती मकाम करार देने के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। और हंगलाजता जो मंदिर है हिंदू बिरादरी के लिए एक बहुत ही काबिल एहतराम ज़ियारतगाह भी समझी जाती है और ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में सदियों से ये मंदिर खड़ा हुआ है और हर साल पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लाखों हिंदू अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे भी करता है। हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद क्या है? मजहबी हम आंगी को फ़रोग देना है, अक़लीती सियाहत को फ़रोग देना है और बलोचिस्तान का एक मुस्बत आलमी इमेज भी पेश करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंदिर हर साल 2.5 लाख यात्रियों को दिलचस्पी का मरकज़ भी बनता है, यानी कि एक तादाद है बड़ी यात्रियों की जो कि यहाँ आते हैं और ज़ियारत भी करते हैं। और इस नए आप ये कहें कि अहद के साथ आइंदा 5 सालों में बलोचिस्तान में सियाहत में 30% तक इजाफा भी मुतवक्के हो सकता है। मजीद इसमें भी काम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और हंगलाज माता मंदिर की बात की जाए तो ये हिंदू बरादरी के लिए, जैसे आपने बताया, बहुत ही मोतबर भी है और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इंडिया के तो हम वीज़े खोल नहीं सकते, लेकिन जब ये आलमी सतह पे इसकी रिकग्निशन होगी तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हिंदू मौजूद हैं जो कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं उनके पास, सो वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपनी इबादत वगैरह कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस तरह से पाबंदी भी नहीं लगाई, पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन हमारे कुछ हालात इस तरह के होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वीज़ा लेना हमारे सिटीजन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एलन मस्क को हो गया बड़ा नुकसान। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की बात की जाए तो उसको उस वक्त शदीद दचका लगा जब स्टारशिप 36 मामूल के टेस्ट के दौरान टेक्सास में धमाके से तबाह हो गया। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के मुताबिक रॉकेट अपनी 10वीं फ्लाइट टेस्ट की तैयारी कर रहा था जब उसे स्टार बेस पर टेस्ट स्टैंड के दौरान एक बड़ी तकनीकी खराबी पेश आई और कंपनी ने बताया कि टेस्ट के दौरान मकाम के इर्द गिर्द मुकम्मल हिफाजती इंतजामात होने के बावजूद और तमाम चीज़ें होने के बावजूद अमला तो महफूज रहा, लेकिन नुकसान हो गया। और पोस्ट में कहा गया कि करीबी आबादियों को कोई खतरा लायक नहीं है और आवाम से गुजारिश है कि हिफाजती कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने तक स्टार बेस के करीब जाने से गुरेज करें। सो एलन मस्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलो फ्लाइट्स ले रहे हैं, उनकी सोलो फ्लाइट्स की कहानी है। कभी कभार हमें ट्रम्प सुनाते हुए नजर आते हैं और जब से उन्होंने एक्स लिया तो उसके बाद तो उन्होंने पैसे कमाना डबल कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। ऐसा ही है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि टेक्सास में ये सारा कुछ काम हुआ है, लेकिन अब देखें कि मजीद क्या होता है। जहाँ पे आप कुछ आप कमा रहे होते हैं, बहुत अमीर भी हो रहे होते हैं, जब फिर नुकसानात हो तो फिर ज़ाहिर थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए हर चीज़ का। आगे बढ़ते हैं और आप खबर तो आपसे ये रिलेटेड है, आपकी फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन मेरे हिस्से में है तो मैंने सोचा बता दूं। आगे मजीद एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा। बाबर आजम को दहाई का अजीम तरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया है, लेकिन किसने, ये मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल, आप ही बताएं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान एरन फिंच ने कौमी टीम
मिडिल ऑर्डर बैटर बाबर आजम को दहाई का अजीम तरीन खिलाड़ी करार दे दिया। और एक इंटरव्यू के दौरान साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम से बड़ा कोई नाम नहीं है और इस वक्त वो दहाई के अजीम तरीन खिलाड़ी हैं और ये अजीम तरीन खिलाड़ी के तौर पर भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम ने दुनिया भर में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए नाकदीन को बिल्कुल करारा जवाब दिया, लेकिन कब मुझे नहीं पता। हमारे शायकीन इन जैसे प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन खेलते देखना चाहते हैं। और ये भी आपको पता हो कि बिग बैश लीग के दौरान एडिशन में बाबर आजम को प्लाटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया गया था और कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को बिग बैश लीग BBL के फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर ने $4,20,000 यानी कि आप ये कहें कि पाकिस्तानी 11 करोड़ 88 लाख रुपयों से जायद बनता है, उसमें अपने स्क्वाड का हिस्सा भी बनाया है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। गजल ने पूछा कि बाबर आजम कब अजीम खिलाड़ी थे, कब उन्होंने परफॉर्म किया। तो मसला ये है कि मैं बाबर आजम के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तानी मीडिया को पता है, लेकिन बाबर आजम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। 2015 से लेकर अगर 2022 तक की बात की जाए तो बाबर आजम आपकी बैटिंग लाइनअप के बैकबोन थे। 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना, 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना, अनफॉर्चुनेटली फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर सके। इसके अलावा अगर PSL में उनके रिकॉर्ड्स देखें वो भी बड़े बारी बरकम हैं। फिर अगर T20 क्रिकेट में देखें तो वो इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में दूसरे नंबर पे, उनसे पहले रोहित शर्मा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए और दूसरे नंबर पे बाबर आजम है, तीसरे नंबर पे विराट कोहली। इसी तरह ODI की बात कीजिए तो ODI वर्ल्ड कप 2023 से पहले बाबर आजम की 60 की एवरेज थी। इसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी बड़ी हेल्दी एवरेज थी। सो ये डाउनफॉल जो उनका चल रहा है गजल, ये 2023 से ऑनवर्ड्स अभी तक आप देख लें तो 2-2.5 साल का डाउनफॉल है जो कि चल रहा है। लेकिन दुनिया जो तारीफ कर रही है वो उनके ओवरऑल रिकॉर्ड को देख के कर रही है। और जहां पे अगर इंडिया की बात की जाए तो रोहित और विराट की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि T20 क्रिकेट और टेस्ट दोनों से वो रिटायर हो चुके हैं, ODI में वो भी देख रहे हैं कि शायद एक आध इवेंट वो और भी खेलें। जिस तरह बाबर पर तनकीद हो रही थी, मतलब जितने भी मैचेस में, अब थोड़ी सी उनको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि अभी 2 साल हो गए बाबर आजम आउट ऑफ द फॉर्म है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते। लंबा पीरियड है। लेकिन आप देखिए कि 8 साल की परफॉर्मेंस भी तो थी ना, 8 साल की पूरी मतलब परफॉर्मेंस थी। 8 साल की परफॉर्मेंस के बाद आप 2 साल कोई परफॉर्म नहीं करेंगे। 8 साल की परफॉर्मेंसेस की वजह से दुनिया उनको अजीम करार दे रही है। 2 साल की परफॉर्मेंसेस डाउनफॉल है, लेकिन दुनिया ने उनको ओवरऑल 10 साल में कंपेयर करना है। जब 10 साल में वो देखेंगे तो उनको डेफिनेटली बाबर आजम की सूरत में एक अजीम खिलाड़ी नजर आएगा। सो खवातीन, लेकिन असल में मसला ये है कि दुनिया को वही चीज नजर आती है जो गलत हो रही होती है, सही चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मसलन कि जब वो 8 साल में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उस टाइम शायद इस तरह से बात नहीं हो रही थी। 2 साल की परफॉर्मेंस, तो रमीज हसन राजा साहब उनकी तारीफ करते थे। 2 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर जिस तरह से उनको तनकीद हुई, शायद वो लोग 8 साल की परफॉर्मेंस को भूल गए। तारीफ भी बड़ी हुई है और लोग अभी तक नहीं भूल रहे। और अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान में भी उनका बड़ा अच्छा फैन क्लब है जो कि अभी तक उनको नहीं भूल रहा। खवातीन रोज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दुनिया का सबसे महंगा कीबोर्ड कितने लाख रुपए का होगा। लाख रुपए की बात कर रहे हैं, कुछ पैसों का होगा, कुछ 100 में बात होगी। दुनिया का सबसे महंगा कीबोर्ड 28 लाख रुपए का है। अच्छा, क्या खासियत है ऐसे? चलो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या खासियत है। दुनिया के सबसे महंगे कीबोर्ड जिसकी कीमत तकरीबन $10,000 यानी कि पाकिस्तानी 27 लाख समथिंग है। अगर इसको पूरा राउंड अप कर लिया जाए तो ये 28 लाख है। ये कीबोर्ड गेमिंग कीबोर्ड का गोल्ड प्लेटेड वर्जन है। अच्छा, फिर कह सकते हैं हाँ, गोल्ड प्लेटेड है इसका एग्जैक्टली। और पूरा कीबोर्ड तकरीबन 24 कैरेट सोने में लिपटा हुआ है और इसकी बुनियादी धात एल्यूमिनियम से है। अच्छा। जिससे ये वजन में भारी होता है। महंगा होने के साथ साथ ये कीबोर्ड बड़ा नायाब है। इसके सिर्फ 6 खुसूसी नमूने बनाए गए हैं जिन्हें VIP तोहफे के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें 104 बटन हैं, RGB बैकलाइट, मीडिया कंट्रोलर्स और एक वॉल्यूम रोलर भी है। इससे बनाने में तकरीबन $25 खर्च हुए, जबकि मार्केट में इसकी कीमत $10,000 मुकर्रर की गई जो कि पाकिस्तानी 28 लाख बनती है। इसे इस्तेमाल करने वालों का दावा है कि इस पर लिखे हरूफ पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि गोल्ड प्लेटेड है। तलाई सतह पर लेबल वाजे नज़र नहीं आते, लेकिन जिससे इस्तेमाल के दौरान इसको मसला होता है। लेकिन उसके बावजूद भी 28 लाख की चीज़ आप रखेंगे 28 लाख की चीज़ है और फिर काम करने में भी मुश्किल हो रही है, तो फिर नहीं बनाए ऐसी। ज़ाहिर है काम तो नहीं हो रहा। जो शौकीन अफराद हैं, आई थिंक इसके कुछ 10 बनाए गए हैं टोटल वर्जन, तो कोई ना कोई शौकीन अफराद देखा देखी में इसको ले लेंगे। हाँ, सिर्फ देखा देखी में ही ले सकते हैं क्योंकि यूज तो नहीं हो सकता, क्योंकि यही तहकीकात सामने आई है। यहाँ पर हमारे 6 पीस है, बैग यू पार्डन। हाँ, 6 पीस, 10 नहीं। ओके, अब यहाँ पर ब्रेक ले लें फिर। ले लें, सोशल स्टोरीज तो हमारी खत्म हो गई हैं जी। ये सोचती उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पर लेंगे अब एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ अदालती मामलात पर। स्टे विद अस।